हो गया। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस प्रैक्टिस सेशन में। सैटरडे के भी दिन आपकी प्रैक्टिस सेशन की क्लास सिर्फ इसीलिए लगाई गई है कि खूब सारी प्रैक्टिस जल्दी जल्दी कर लें। सैटरडे की वजह से क्लास बहुत लंबी तो नहीं होगी, बट हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जरूर डिस्कस कर लेंगे दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। कल हम बात कर रहे थे रेनेसांस की, और रेनेसांस में हमने बात किया था विलियम शेक्सपियर की, स्पेशली कल की क्लास में। परसों की क्लास में हमने रेनेसांस एज अ होल बात किया था। आज हम बात करेंगे मिले जुले 16th और 17th सेंचुरी की। 16th और 17th सेंचुरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जितना कि शेक्सपियर इम्पॉर्टेंट है, बट फॉर योर convenience and for your complete preparation we are committed to do our best, और वो हम बेस्ट करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, क्वेश्चंस देखिए और फटाफट आंसर्स करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चंस देखिए और आंसर करना शुरू करिए, मैं भी आगे बढ़ता हूं। जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, रेणु यादव, शिवांगी, विकास आर्या, गीता, सभी को नमस्ते है, सभी का स्वागत है आपकी क्लास में। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट? हु इज द ऑथर ऑफ यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट? एंड द फोर ऑप्शंस आर थॉमस नैश, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस मोर। These are the four options, right? आपको इसमें से जवाब देना है कि which one is the correct one। इनमें से वो कौन सा ऑथर है जिसने यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विच लिखा है। And I hope you still remember the answer I told you yesterday about euphemism, and somebody had asked the difference between euphemism and euphemism, and I had cleared those 2 points in the earlier class। और आज फिर वही क्वेश्चन आया है कि यूफ्यूज और द एनाटॉमी ऑफ विट किसने लिखा है। जी, आंसर आना शुरू हो गए हैं और कुछ लोग तो बहुत फास्ट ही चलते हैं। इस प्रश्न का जो जवाब है वो है जॉन लिली। जॉन लिली वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स टर्म किसने दिया था? आई होप यू रिमेंबर कि यूनिवर्सिटी विट्स टर्म दिया था जॉर्ज सेंट्सबरी ने। जॉर्ज सेंट्सबरी वाज द लिटरेरी हिस्टोरियन, राइट? लिटरेरी हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था, उन्होंने इस टर्म को दिया था, राइट? और जॉन लिली ने जो है यूफ्यूज और द एनाटॉमी ऑफ विट लिखा था, और इसी के साथ इसी का एक कंपेनियन बुक भी थी, और उस बुक का नाम था यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, राइट? यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड एंड यूफ्यूज एंड द एनाटॉमी ऑफ विट वाज रिटन बाय जॉन लिली। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज A/N। जॉन बनियन का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो क्या है? एक क्वेश्चन ये कंफर्म मान के चलिए कि जॉन बनियन का जो वर्क है उसका नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जैसे कि प्रोग्रेस है ना, तो एक क्रिश्चियन नाम का व्यक्ति होता है और उसकी प्रोग्रेस है वो उसकी जर्नी की बात करता है, और उसकी जर्नी शुरू होती है फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सिटी ऑफ हेल, राइट? सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसको सिटी ऑफ कहाँ पे जाना है, सॉरी, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से शुरू होकर के उसको हेवन तक जाना है, और सेलेस्टियल सिटी उसको कहता है, राइट? फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेस्टियल सिटी, ये उसकी जर्नी है। And the pilgrim's progress is a record of that adventure, right? The record of the adventurous episodes that he comes across, उसका नाम है pilgrim's progress। और pilgrim's progress को ट्रेडिशनली फर्स्ट नॉवेल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी एंड प्लॉट। और pilgrim's progress जॉन बनियन ने लिखा था। तो क्वेश्चन जब ये पूछा है कि है क्या, ऑप्शंस आप में दिए, ट्रेवलॉग है, एलिगरी है, कि पिकरेस्क नॉवेल है, कि एपिक है, राइट?
पिकरेस्क नावल क्या होती है? पिकरेस्क नावल वो होती है जहां पर जो उसका प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक पिकारो होता है, वो एक रोग होता है। रोग क्या होता है? ROGUE, रोग इज अवेंडरलस्ट, राइट। वन हु अर्न्स हिज लाइवलीहुड थ्रू नंबर ऑफ एडवेंचर्स, उसको कहा जाता है जो है अवेंडरलस्ट, और वही जो है होता है पिकरेस्क नावल का प्रोटैगनिस्ट। तो जहां पर घुमक्कड़ टाइप के लोग हीरो हों उसी को पिकरेस्क नावल कहा जाता है। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक टाइप से है तो उसी की बात ही कर रहा है, जर्नी की बात कर रहा है, एडवेंचर की बात कर रहा है। लेकिन वो जर्नी या जो एडवेंचर है, वो जर्नी और एडवेंचर लाइवलीहुड के लिए ना हो करके वो किसी और के लिए है। वो उसकी जर्नी होती है जिसके थ्रू वो जाना चाहता है सेलेस्टियल सिटी, और ये जो है एक रिलीजियस एलिगरी है, और इसलिए इसका जवाब जो है वो है बी, राइट। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू अटलांटिस? न्यू अटलांटिस का ऑथर कौन है? न्यू अटलांटिस का लेखक कौन है? राइट, बताइए। न्यू अटलांटिस का जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शंस उसके हैं फ्रांसिस बैकन, जॉन लिली, थॉमस मोर और सर फिलिप सिडनी। राइट, किसने लिखा है इस वर्क को जिसका नाम है जॉन बनियन, जिसका नाम है न्यू अटलांटिस? आई होप आपको इसका जवाब पता है। न्यू अटलांटिस, अच्छा ये सही जवाब सृष्टि ने लिखा है। सर आपने बनियन नहीं पढ़ाया है। मैं बनियन नहीं पढ़ाया था, लेकिन बनियन के बारे में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको इसी लेक्चर के थ्रू, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता दी जाएंगी। आप बिल्कुल टेंशन जो है ना लीजिए। और मैंने आपको तब भी कहा था कि जो पॉइंट्स कुछ छोटे हैं उनको मैं डिस्कशन के टाइम ही करवा दूंगा। तो वही डिस्कशन चल रहा है आजकल, और उनको इसी में करवाई भी दे रहा हूं कि जॉन बनियन जो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हो गया, और जॉन बनियन की एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी थी, उसका भी जिक्र अभी इसी जो है वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। इसी क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन उन पर भी होगा। न्यू अटलांटिस एक यूटोपिया है, और यूटोपिया को लिखा था फ्रांसिस बेकन ने। और फ्रांसिस बेकन के टाइम पर जो यूटोपिया का रोल मॉडल अवेलेबल था वो एक तो खुद यूटोपिया ही थी, जिसको थॉमस मोर ने 1516 में लैटिन में लिखा गया था, एंड इट वाज ट्रांसलेटेड लेटर। और एक जो दूसरी यूटोपिया अवेलेबल थी उसका नाम था द रिपब्लिक, और उस रिपब्लिक को प्लेटो ने लिखा था। उसी टाइप के एक यूटोपिया लिखने का जो है लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, और उसका नाम है द न्यू अटलांटिस। क्लियर? फ्रांसिस बेकन अपने एफोरिज्म के लिए जाने जाते हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होती है? एफोरिस्टिक स्टाइल प्रोज की स्टाइल है, यहाँ पर टू एक्सप्रेस अ वेरी डीप थॉट इन मिनिमम वर्ड्स, राइट। बहुत कम शब्दों में बहुत डीप थॉट्स को एक्सप्रेस कर देने को ही एफोरिज्म कहा जाता है। तो एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है, एपिग्रामेटिक स्टाइल उसी को कहा जाता है, और फ्रांसिस बेकन उसके एक्सपर्ट है। और फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है, और उनके एसेज जैसे जो है ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रेवल, ऑफ एजुकेशन, राइट, इस टाइप से जो उनके एसेज हैं वो बहुत ही फेमस है अपने शॉर्ट, टर्स, पिथी स्टाइल के लिए, राइट, एफोरिज्म के लिए वो फेमस हैं। और फ्रांसिस बेकन जो है वो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड जो आपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा है, जो आप टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ते हो, वहां पर उसका भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। और न्यू अटलांटिस जो है इन्हीं की एक यूटोपिया बुक है। क्लियर है जी? गीता, मंजीत, मंजू विश्वकर्मा, देवयानी शर्मा, आई होप कि सबको चीजें समझ में आ रही हैं। जो बात हम कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, किसी को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर जरा सा भी डाउट होता है तो आराम से बता दीजिएगा, ताकि उसको मैं यहीं पर क्लियर कर दूं। जी रीना अग्रवाल जी, बिल्कुल सही आपने कहा है, स्पीक मोर इन लेस वर्ड्स, या टू यूज मिनिमम वर्ड्स फॉर ग्रेटर थॉट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
when was published Kids the Spanish Tragedy? द स्पेनिश ट्रेजेडी किड की थी, ये भी बात यहीं से क्लियर है। थॉमस किड एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे और थॉमस किड का जो प्ले है उसका नाम है द स्पेनिश ट्रेजेडी। अब नाम से ही जो है बिल्कुल क्लियर है कि स्पेनिश ट्रेजेडी की सेटिंग कहां पर होगी। स्पेनिश ट्रेजेडी की सेटिंग ऑब्वियसली स्पेन में है और इसका जो सब टाइटल था स्पेनिश ट्रेजेडी का उसका नाम था हायरोनिमो इज मैड अगेन, एज हायरोनिमो इज द प्रोटैगनिस्ट, राइट। द ट्रेजेडी वाज रिटन बिटवीन 1582 and 1592, राइट। 1582 और 1592 के बीच लिखी गई थी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1592 फॉर द फर्स्ट टाइम। 1592 में पहली बार पब्लिश हुई थी। तो मंजू विश्वकर्मा जी का जवाब सही है और पूजा शर्मा जी का जवाब गलत हो गया है, राइट। 1592 में पब्लिश हुई थी द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए, राइट, कि हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी में ये था कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो हायरोनिमो, और यहाँ पर एक टाइप का ये मोरालिटी प्ले टाइप का आप कह लीजिए होता है। इस पे एक कैरेक्टर होता है रिवेंज जो थ्रू आउट द प्ले स्टेज पर ही होता है और यहाँ पर एक घोस्ट भी अपीयर करता है और इस प्ले में प्ले विद इन प्ले है। एंड शेक्सपियर वाज इंस्पायर्ड अ लॉट फ्रॉम द स्पेनिश ट्रेजेडी और लेटर ही included या he incorporated a few elements of the Spanish tragedy into his play Hamlet, clear। और हायरोनिमो इज मैड अगेन जो है या द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है इट इज सेड टू बी द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी, राइट। फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी इसको कहा जाता है। जी दीप्ति और कामिनी, सब टाइटल जो है इसकी उसका नाम है हायरोनिमो इज मैड अगेन, राइट। HIERONIMO, HIERO हायरोनिमो इज मैड अगेन। हायरोनिमो इज मैड अगेन ये सब टाइटल है द स्पेनिश ट्रेजेडी की। द स्पेनिश ट्रेजेडी की ये सब टाइटल है हायरोनिमो इज मैड अगेन। क्लियर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है फेमस सटारिक ड्रामा वॉल्पीन इज रिटन बाय। वॉल्पीन एक सटारिकल ड्रामा है और वॉल्पीन सिर्फ सटारिकल ड्रामा ही नहीं बीस्ट फेबल भी है। क्या है? वॉल्पीन को बीस्ट फेबल कहा जाता है और वॉल्पीन की जो सब टाइटल थी वो थी द फॉक्स। द फॉक्स वॉज द सब टाइटल ऑफ द प्ले वॉल्पीन। और क्वेश्चन पूछा है कि ये किसका प्ले है, तो बहुत ऑब्वियस सा है और आप सबने सही जवाब भी दे दिया है कि वॉल्पीन जो है बेन जॉनसन का प्ले है। सर वाल्टर स्कॉट भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है। सर वाल्टर स्कॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ रोमांटिक नॉवेल्स। रोमांटिक नॉवेल्स के फादर कहा जाता है सर वाल्टर स्कॉट को। और जब रोमांटिक नॉवेल्स के फादर कहा जाता है इसका मतलब ये है कि वो किस एज में थे, वो रोमांटिक एज में ही थे। क्लियर? वो रोमांटिक एज में थे, इसलिए रोमांटिक एज में उनको जो है
हिस्टोरिकल नावल का फादर उनको कहा जाता है, और हिस्टोरिकल नावल उसी समय पर जो है फ्लरिश हो रही थी। तो इसका जो जवाब है आपके पास, द फेमस सटारिक ड्रामा वॉल्पिन वाज रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन सिर्फ कॉमेडी के लिए ही नहीं, ट्रेजेडी के लिए और मास्क के लिए भी जाने जाते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की उन्होंने थियोरी दी थी। वॉल्पिन जैसे जो उनके प्लेस हैं ये टोटली सटारिक प्लेस हैं, जिन पर वे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स तो नहीं है, बट हाँ ये सोसाइटी पर सटायर जरूर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बिगिनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स ऑफ द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के रेन की क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट क्या है? जेम्स फर्स्ट किंग कब बना और कब से लेकर कब तक जेम्स फर्स्ट किंग था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है पेपर में जिसमें एज का सीक्वेंस दिया होता है और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा एज कब आया था, कौन सा एज या किसके बाद कौन सा एज आया था, इस पर क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो आपको एज भी याद रखना है कि पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। जी बिल्कुल सही जवाब है वैशाली ज्योति, मंजू विश्वकर्मा जी, साधना सिंह। जेम्स फर्स्ट जो था इंग्लैंड का, ये स्कॉटलैंड में पहले से ही किंग था, और जब स्कॉटलैंड में किंग था ना, तब ये जेम्स फर्स्ट ना हो करके ये जेम्स सिक्स्थ हुआ करता था। जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड वॉज कॉल्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, और जब वो इंग्लैंड का किंग बना तो जेम्स फर्स्ट के नाम से वो किंग बना था। और आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ in 1603 James first came to the throne, or till his death 1625 he remained the king। और 1603 से 1625 का ये जो पीरियड है इसको जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। कौन से एज के? जैकोबियन एज के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके एज की जो सबसे खास इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये थी कि इसने 1611 में बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन निकलवाया था, जिसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल या किंग्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। किंग्स बाइबल के नाम से जाना जाता है ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। ऑथराइज्ड वर्जन। दूसरा पॉइंट यह है कि इसके एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स थे उसमें विलियम शेक्सपियर थे, बेन जॉनसन थे, और बेन जॉनसन के साथ जो ट्रेजेडियन की बात करें तो एक था जॉन वेबस्टर। और जॉन वेबस्टर के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस, एक का नाम था द वाइट डेविल और दूसरे का नाम था द डचेस ऑफ माल्फी। आई होप यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ बोथ द प्लेस। दोनों के नाम आपको याद हैं, दोनों प्लेस के बारे में आपको पता है, आपने वीडियोस में देखा है। ये इसके एज के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे। इसी के एज में जेम्स फर्स्ट के ही पीरियड में जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन 1609 एंड इन द सेम पीरियड इन जैकोबियन एज शेक्सपियर डाइड इन 1616। क्लियर। और जेम्स फर्स्ट को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी भी हुई थी जिसको गन पाउडर प्लॉट कहा जाता है। गन पाउडर प्लॉट
1605 में हुआ था टू एलिमिनेट किंग जेम्स फर्स्ट, राइट। किंग जेम्स फर्स्ट को एलिमिनेट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हुई थी। दो द कॉन्स्पिरेटर्स वर कॉट एंड एग्जीक्यूटेड एंड जेम्स सर्वाइव्ड। एंड इसी जो है गन पाउडर प्लॉट के जस्ट बाद शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा था 1606 में, और इसलिए जो डंकन का मर्डर है इन मैकबेथ दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन दिस गन पाउडर प्लॉट। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो आप उसको बेझिझक बिना किसी परेशानी के आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और फिर उसका जवाब भी पा सकते हैं, राइट जी। क्वेश्चन हो तो तुरंत आप पूछ लिया करें, आप बता लिया करें। मैं आप सबके कमेंट्स देखता रहता हूँ। हाँ, सबको पढ़ता नहीं हूँ, बिकॉज ऑल आर नॉट वर्थ रीडिंग। अब इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ लिखोगे ही नहीं। मैं देखता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ भी देता हूँ, क्वेश्चंस होता है उसका मैं जवाब भी दे देता हूँ, और कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस आप मैसेज भेज देते हो उसको ओवरलुक भी करता हूँ। जैसे इतनी क्लास के बाद भी जो लोग जुड़ते हैं वो तुरंत लिख के भेज देते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। तो आप जब क्लास में जुड़े, देर से जुड़े, तो गुड मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्लास अटेंड करें और अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को पुट करें, उनको लिखते रहें, राइट साधना सिंह जी। आगे बढ़े। जी निधि, जीआईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जी नहीं दीप्ति, मुझे देखकर कॉन्फिडेंस मिलता है यशी जी को, और मैं तो आपको देख नहीं सकता, नहीं मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता ना। चलिए, हाँ वही कह रहा था, तो नंदिनी जी ने कहा चलो गुड इवनिंग कर ही देती हूँ। नंदिनी जी को भी शाम वाली गुड मॉर्निंग। प्रोसीड करें अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जी तो देखिए, क्वेश्चंस पढ़िए और जवाब दीजिए। The Jacobean era ended with the severe economic depression in 1626, complicated by a serious outbreak of in London in 1625। लंदन में इकोनॉमिक क्राइसिस 1620 से लेकर के 1626 तक थी, जिसको रिसेशन कहा जाता है। और उसके बाद एक बीमारी फैल गई थी, और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट आउटब्रेक। उसका नाम क्या था, वो नाम आपको बताना है। कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ब्यूबोनिक प्लेग और सिर्फ प्लेग, ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं। प्लेग और ब्यूबोनिक प्लेग दो ऑप्शंस में दिए हैं। इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस पे कोई आप गलती ना कर दें। इसका जो सही जवाब है वह है सी, ब्यूबोनिक प्लेग फैला था 1625 में। और ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है, एक रैट से फैलने वाली बीमारी होती है, और जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी 1625 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आज बोल्ड है, आई होप कि बिल्कुल विजिबल होगा आप सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Johnson was also an important
innovator in the specialized literary subgenre of, फिर डैश दिया है, which went through an intense development in the Jacobean era. बेन जॉनसन ने ऐसे कौन सी चीज को इन्वेंट किया था जो पूरे जैकोबियन एरा में बहुत फेमस रहा? ऑब्वियसली आप उत्तर बताएंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, बट अनलकीली this option is not given. The four options that are on your screen: tragedy, comedy, mask और farce. कौन सा ऐसा इन्वेंशन था बेन जॉनसन का जो जैकोबियन एरा में पूरी तरीके से फ्लरिश किया? राइट, जॉनसन वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इनोवेटर इन द स्पेशलाइज्ड लिटरेरी सबजॉनर ऑफ द, इसका जवाब क्या होगा? साधना जी ने जवाब दिया है कॉमेडी, संध्या माथुर और मंजू विश्वकर्मा का जवाब है मास, रीना पूजा का भी जवाब है मास, गीतांजलि ने उत्तर दिया है फार्स, और नजमा नदीम खान जी का उत्तर है गुड मॉर्निंग, नीलम रानी जी का उत्तर है फार्स, मुकेश कुमार जी ने कुछ कमेंट लिखा है बट इट इज नॉट विजिबल टू मी यट, अभी ऊपर आएगा तो मुझे फिर दिखेगा। बट कुछ लोगों का जवाब सही है और कुछ लोगों का जवाब गलत है। जी दीप्ति, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ऑप्शन में नहीं है। गीता गिरी जी का जवाब बिल्कुल सही है, इसका जवाब है मास्क। राइट, मास्क एक टाइप का कोर्टली इंटरटेनमेंट होता है। मास्क एक कोर्टली एंटरटेनमेंट होता है। दिख रहा है यहां तक? हाँ। और इसको परफॉर्म कौन करता है? इसको अमेच्योर कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, और उस अमेच्योर कैरेक्टर्स में किंग्स एंड क्वींस भी कभी कभी परफॉर्म कर दिया करते थे, और ये हाईली एलेबोरेट एंड डिजाइन्ड प्ले होता है। बेन जॉनसन ने बहुत सारे मास्क लिखे हैं। बेन जॉनसन मास्क लिखता था, और एक इसका फ्रेंड था एनिगो जोन्स। एनिगो जोन्स वाज द डिजाइनर, तो ये डिजाइन कर देता था और बेन जॉनसन लिख देते थे, और फिर वो कोर्ट में ही परफॉर्म कर दिया जाता था, जिसको मास्क कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज सी, मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did Charles II return to England? चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड वापस कब आए थे? When did Charles II return to England? ऑप्शंस हैं 1642, 1660, 1656 और 1664। कोमल शर्मा जी का जवाब बिल्कुल गलत है। रानीश मलिक का भी जवाब गलत, ज्योति साहू जी का भी जवाब गलत, कवि का भी जवाब गलत।
इतना छोटा सा क्वेश्चन में इतना बड़ा मिस्टेक कर दोगे? देखो डिटेल बताए तो दे रहा हूं, बाद में शिकायत ये नहीं करना कि तिवारी सर ने 2 घंटे की क्लास में सिर्फ 20 क्वेश्चन कराए हैं। जब आपको चीजें नहीं क्लियर है तो बताना तो मैंडेटरी है ही है। कितना कंफ्यूज हैं आप, कितना वीडियोस देखे हैं आप, कितना नहीं देखे हैं, ईश्वर जाने आप कितना ईमानदार हैं। लेकिन आपके आंसर से तो लगता है कि आपने नहीं देखा है। जी सिमरन पठानिया जी ने भी वीडियो नहीं देखा है, अंजलि डवास जी ने देखा है, संध्या जी ने भी नहीं देखा है। बस 3-4 उत्तर दीजिए, कोई ना कोई तो सही ही चला जाएगा। एलिजाबेथ की जो डायनेस्टी है उसको ट्यूडर डायनेस्टी कहा जाता था। हेनरी 7th, हेनरी 8th, एडवर्ड 6th, क्वीन मैरी और फिर क्वीन एलिजाबेथ, ये ट्यूडर डायनेस्टी के मोनार्क्स थे। ट्यूडर डायनेस्टी एलिजाबेथ की डेथ के साथ ही खत्म हो जाती है, एज देयर वाज नो अपैरेंट हेयर टू द ट्यूडर डायनेस्टी। एलिजाबेथ अनमैरिड ही थी। और उसके बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी आती है 1603 में, और स्टुअर्ट डायनेस्टी 1603 से लेकर के 1688 तक होती है। 1603 से लेकर के 1625 तक स्टुअर्ट डायनेस्टी का पहला जो मोनार्क है वो किंग होता है, उसका नाम होता है जेम्स फर्स्ट। 1625 में जेम्स फर्स्ट की डेथ होती है और उसका बेटा चार्ल्स फर्स्ट थ्रोन पर आता है। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट का मर्डर हो जाता है और चार्ल्स फर्स्ट के मर्डर के बाद उसका जो बेटा होता है चार्ल्स सेकेंड, वो फ्रांस भाग जाता है। 1649 से लेकर के 1660 तक कोई भी मोनार्क नहीं होता इंग्लैंड में। उसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है या उसी को इंटरगनम कहा जाता है। और फिर 1660 में चार्ल्स सेकेंड फ्रांस से इंग्लैंड लौट करके आता है और किंग बनता है। 1685 में उसकी डेथ होती है और तब से लेकर के और 1688 तक जेम्स सेकेंड किंग होता है। और यही 4 जो हैं ये स्टुअर्ट डायनेस्टी में है। जेम्स वाज अ कैथोलिक और दैट्स व्हाई ही वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हेट्रेड फॉर ऑलमोस्ट इंग्लिशमैन। और इसलिए 1688 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और जेम्स सेकेंड विदाउट फाइटिंग फ्लेड टू फ्रांस, राइट। जेम्स सेकेंड की ये बात है। चार्ल्स सेकेंड वापस कब आया था ये क्वेश्चन पूछा है, तो चार्ल्स सेकेंड आया था 1660 में और यहीं से शुरू होता है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड में monarchy was restored and along with monarchy theaters were restored। थिएटर्स सस्पेंड हो गए थे 1642 में, पार्लियामेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया था 1642 में और 1660 में थिएटर का रेस्टोरेशन होता है, मोनार्की का रेस्टोरेशन होता है। इसीलिए इस पीरियड को ही
रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। क्लियर? जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? व्हेन डिड चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू इंग्लैंड? इसका जवाब है बी 1660। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हु इज जनरली नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ होमर? होमर का ट्रांसलेटर किसको कहा जाता है? Sir, I see your videos at night. They are very meaningful. In the evening, I have private tuitions, so I am not able to join the class. I am very sorry for that. I have a small child to take care of, and so when he sleeps at night, I see the videos. Though not all time I have seen. Okay. जी संध्या माथुर जी, your answer was right. इस आंसर का जवाब दीजिए कि होमर का ट्रांसलेटर जनरली किसको कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन, जॉर्ज चैपमैन और जॉर्ज वेबस्टर। जी शाबाश, लगभग लोगों के जवाब फिर से सही जा रहे हैं, कुछ एक को छोड़ करके। जी गीतागिरी, नजमा, रीना, श्वेता, रेनू, सबका जवाब सही है। जॉर्ज चैपमैन ने होमर का ट्रांसलेशन किया था और उनके ट्रांसलेशन से कीट्स इतना इंस्पायर्ड थे कि कीट्स ने एक पूरी पोयम लिखी थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। राइट, वही याद रखिएगा, जो चैपमैन्स होमर है वो ट्रांसलेटर था होमर का। क्लियर? मजा आ रहा है क्वेश्चंस में कि नहीं? कुछ टफ है कल से कि बिल्कुल वैसे ही है कि ऐसे ही है जैसे कि पेपर में आते हैं? No comments. Okay, so let's proceed. This is the 11th question. Why is the Jacobean era not called the Jameson era? जैकोबियन एरा को जेमसन एरा क्यों नहीं कहा जाता है? जी साधना, आपके क्वेश्चंस तो पेपर में आने वाले होते हैं। सर पेपर में ऐसे आते हैं क्या? बिकॉज आई सॉ 2018 एंड 2014 पेपर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन क्वेश्चंस। ओके, देखो सृष्टि, पेपर रिपीट नहीं होता है ना, हमेशा नए क्वेश्चंस आते हैं, नए पैटर्न पर आते हैं, इसीलिए आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिस अलॉट। राइट, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, कैसे भी आए उत्तर तो सेम ही होगा ना। जेम्स के एज को जैकोबियन क्यों कहा जाता है, जेमसन क्यों नहीं कहा जाता है? कल से आज के क्वेश्चन का लेवल है, चलिए लेवल है तो अच्छी बात है। कल हमने 100 क्वेश्चन बनाए थे और आज 100 नहीं बना पाया हूँ। क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको टाइप करने में एक एक क्वेश्चन ऑप्शन ढूंढने में टाइम लगता है, इसलिए 100 होना रोज पॉसिबल नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे इसी में लग जाते हैं और उन्हों की ये टीचर की ड्यूटी हो गई है ऑनलाइन क्लासेस में क्वेश्चन को टाइप करना ना। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा होता है, और इसलिए चलिए कोई नहीं, आपके साथ मैं भी थोड़ा मेहनत कर ले रहा हूँ। जी ऑप्शंस पढ़ता हूँ। Why is the Jacobean era not called the Jameson's era? Option A है because Jacob was the nickname of King James. B है because Jacob was the nickname of B है because the Church of England decided to call it Jacobean era. Option C है because Jacobus is the Latin counterpart of the name James. And D है because of the House of Lord
डिसाइडेड टू कॉल इट जैकोबियन एरा? ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। रीना अग्रवाल जी हिंदी में समझिए। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जेम्स फर्स्ट के एरा को, जेम्स फर्स्ट के एज को जेम्सन का एज क्यों नहीं कहते, जैकोबियन एज क्यों कहते हैं? और इसका जो करेक्ट जवाब है वो है सी, राइट। जेम्स का जो लैटिन काउंटर पार्ट है वो है जैकोबस, और जैकोबस से ही वर्ड बना है जैकोबियन, राइट। इसीलिए जेम्स फर्स्ट के पीरियड को जैकोबियन एज कहा जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स was based on the ancient psychological theory of four humors, sorry psychological नहीं, physiological theory of four humors, which were, वो फोर ह्यूमर्स कौन कौन से हैं जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के पार्ट हैं? ऑप्शंस हैं ए में मैकस, पस, टीयर्स एंड सालिवा, बी है रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, सी है ब्लड, फ्लैम, कलर एंड मेलंकली, और डी है फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। जी सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है कि जो फोर ह्यूमर्स हैं वो है ब्लड, फ्लैम, कलर एंड मेलंकली। ये फोर ह्यूमर्स हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के। ध्यान रखिएगा, कई टाइप से क्वेश्चन बनता है, घुमा फिरा करके बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इस तरीके से बन सकता है, या ये भी बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे जैसे क्वेश्चन दिया है इस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। Periodical essays of the 18th century were primarily centered around, 18th century में पीरियोडिकल एसेज आना शुरू हुए थे, खास करके डैनियल डीफो का एक जर्नल था, नाम था द रिव्यू। उसके बाद जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील आए, जर्नल्स लेकर के द स्पेक्टेटर, द टैटलर और कई सारे और उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का भी जर्नल आना शुरू हुआ, द एग्जामिनर और द रैम्बलो। तो ये पूछ रहा है कि 18th सेंचुरी में जो है जो जर्नल्स आते थे वो सेंटर्ड कहाँ पर होते थे? ऑप्शन है कॉफी हाउसेस, टावर्न्स, एल हाउसेस या द रॉयल एक्सचेंज। चार ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर देना है। देवयानी जी का उत्तर गलत हो गया है, गीता जी का भी उत्तर गलत है, रीना जी का उत्तर सही है, मंजीत का भी उत्तर सही है, पूजा शर्मा का उत्तर सही है, स्वाति कश्यप का भी जवाब सही है, राइट जी। निकिता सैनी जी को वेरी वेरी प्रणाम, राइट। 18th सेंचुरी में जो जर्नल्स आना शुरू हुए थे उनका मेन फोकस था कॉफी हाउस, और 18th सेंचुरी में कल्चर ही डेवलप हुई थी जिसको कॉफी हाउस कल्चर कहा जाता है। और ये जो जर्नल्स हुआ करते थे जो वीकली, बाई वीकली या ट्राई वीकली पब्लिश होते थे, कॉफी हाउसेस में ही आते थे, और कॉफी हाउस में आने वाले लोग ही उसके रीडर्स हुआ करते थे। और जो प्राइमरी मोटो था वो जैसे कि स्टील ने बताया भी था कि ही वांटेड टू ब्रिंग आउट द फिलॉसफी फ्रॉम द क्लोजेट्स ऑफ लाइब्रेरी टू द कॉफी टेबल्स, राइट। कॉफी हाउसेस तक उसको लाना था, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है दैट इज ए, कॉफी हाउसेस। Next question. War of Roses in English history was fought between the houses of, War of Roses किन किन हाउसेस के बीच में हुआ था इंग्लिश हिस्ट्री में? उत्तर बताइए।
जी, वेरी गुड, शाबाश। आंसर है इसका ए, और लगभग लोगों ने सही जवाब दिया है। लंकास्टर एंड यॉर्क, ये दो फैमिलीज थी, और इन्हीं फैमिलीज के बीच में वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। वॉर ऑफ रोजेस इन्हीं दो फैमिलीज के बीच में हुआ था। रोजेस यहां पर क्यों दिया है? रोजेस इसलिए दिया है क्योंकि दो अलग अलग रोज दो अलग अलग फैमिली को रिप्रेजेंट करते थे। द वॉर्स ऑफ द रोजेस वर अ सीरीज ऑफ ब्लडी सिविल वॉर्स फॉर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड बिटवीन टू कंपीटिंग रॉयल फैमिलीज, the House of York and the House of Lancaster, both members of the age-old royal जो है age-old royal प्लांटेज के मेंबर्स थे। और ये वार कितने दिन का था? 30 इयर्स का, राइट। वेस्ड बिटवीन 1455 and 1485. The Wars of the Roses earned its flowery name because the white rose was the badge of the Yorks and the red rose was the badge of the Lancaster. लंकास्टर का रेड रोज और यॉर्क का कौन सा रोज? अजय व्हाइट रोज। ये दो रोज थे और दो अलग अलग अजय फैमिली को सिंबलाइज करते थे, इसीलिए इसको वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। 1455 से 1485 तक का है, मतलब 30 इयर्स वॉर भी इसको कहा जाता है, जो वॉर ऑफ रोजेस है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए। बताइए जवाब। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, विच प्ले ऑफ बेन जॉनसन हैज बीन acclaimed as observing to perfection the three classical unities? कौन सा प्ले है जिसको 3 क्लासिकल यूनिटीज के लिए माना जाता है? जी बताइए जवाब क्या है। ऑप्शंस हैं द अल्केमिस्ट, वॉल्पिन, बार्थलोम्यू फेयर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। जो परफेक्ट प्लॉट के लिए जाना जाता है वो कौन सा है? परफेक्ट प्लॉट के लिए जो प्ले बेन जॉनसन का फेमस है, जिसको जाना जाता है, वो है द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट is a comedy by Ben Jonson performed in 1610 by Shakespeare's company King's Men। और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा था कि it had one of the 3 most perfect plots in English literature, right? One of the 3 most perfect plots in English literature की कैटेगरी में सैमुअल टेलर कॉलरिज ने इस प्ले को रखा था, और इस प्ले का नाम है द एल्केमिस्ट। ऑलमोस्ट लोगों ने गलत जवाब दिया है, बट कुछ ऐसे हैं बहादुर जिन्होंने सही जवाब दिया है, और इसका सही जवाब है बी, द अल्केमिस्ट। अगला क्वेश्चन, इन विच पोएम डज पोप ग्रुप हिज लिटरेरी राइवल्स एंड क्रिटिक्स टुगेदर एज द जनरल एनिमी, और उनको डलनेस भी कहा है? किस वर्क में अलेक्जेंडर पोप ने अपने राइवल पोएट्स को क्रिटिसाइज किया है? और सिर्फ राइवल पोएट्स को ही नहीं, बट ऑल द एग्जिस्टिंग पोएट्स, और सारे एग्जिस्टिंग पोएट्स को पोप माइनर पोएट्स कहता था, और किंगडम ऑफ डलनेस का हेयर बताया है। आपके ऑप्शंस हैं द डंसियार्ड,
द रेप ऑफ द लॉक, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट, और फिर मोरल एशेज। जवाब दीजिए इसमें से। जी, लग रहा है कि आप सबने इस वीडियो को देखा है। सही जवाब सबने दिया है कविता को छोड़ करके। इसका जवाब है 16th नंबर क्वेश्चन का, द डंसियाड। द डंसियाड एक सटायर है, और यह सटायर जॉन ड्राइडन के सटायर मैकफ्लेक्नो पर बेस्ड है, उसी से इंस्पायर्ड है। और अलेक्जेंडर पोप ने अपने राइवल पोएट, सबसे खास राइवल जो थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था लुई थियोबाल्ड, को सटायर किया है। राइट, मेन टारगेट लुई थियोबाल्ड थे, लेकिन कॉलीसिबर को भी सटायर किया है, और बहुत सारे माइनर पोएट्स को भी, जिसको वो पोएटास्टर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। विलियम कांग्रियूज प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड इज ऑ। विलियम कांग्रियू किस एज के राइटर थे? तो इसका जवाब क्या है? विलियम कांग्रियू वाज द राइटर ऑफ विच एज? विलियम कांग्रियू किस एज के राइटर थे? इसका जवाब है कि विलियम कांग्रियू रेस्टोरेशन एज के थे। और रेस्टोरेशन एज में कैसी कॉमेडीज लिखी जाती थी? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, और नहीं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और विलियम कांग्रियू का प्ले जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ही एग्जाम्पल है। राइट, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ही एग्जाम्पल है। इसका जवाब यहाँ पर जो है वो है ए। और 18th क्वेश्चन है क्रिस्टोफर मार्लो पर। क्रिस्टोफर मार्लोज ब्लैंक वर्स had that became the staple medium for later Elizabethan and Jacobean dramatic writing was called as mighty lines by। ये भी आपको बता चुका हूं। किसने माइटी लाइन्स कहा था? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स को बेन जॉनसन ने, डेविड लॉज ने, रॉबर्ट ग्रीन ने कि थॉमस नैश ने? करेक्ट जवाब यहां पर क्या है? करेक्ट जवाब यहां पर है कि क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन्स बताया था बेन जॉनसन ने। ये भी क्वेश्चन आप वीडियो में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 19th और 20th। The subject of the rape of the lock draws upon the incident in which Lord Petro snipped off a lock of hair of the subject of the rape of the lock draws upon the incident in which Lord Peter snipped off a lock of hair of hair कहां से काटा था लॉर्ड पीटर ने? किसका हेयर था वो? इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और नेम्स में दिया हुआ है फैनी ब्राउन, बेलिंडा, क्रिस्टीन की अराबेला फर्मर। दीजिए जवाब, सोचिए कम, समझिए ज्यादा, और जवाब दीजिए इन 4 में से
कौन सा करेक्ट है? वेटिंग फॉर योर गोल्डन रिस्पॉन्स। कंफ्यूजन बहुत है, कुछ लोगों का सही भी है, कुछ लोग कंफ्यूज होकर के गलत कर दिए हैं। जी मोनिका, 18 नंबर का उत्तर बेन जॉनसन ही होगा। 19th का आंसर जो है वो एराबेला फार्मर है। रेप ऑफ द लॉक पहले 2 कैंटोज में 1712 में आया था और फिर 5 कैंटोज में 1714 में आया था। मॉक हीरोइक पोएम है, ये आपको बात पहले से पता है। और किसको सटराइज करती है? द रेप ऑफ द लॉक सटराइजेस द फैशनेबल सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी। कैरेक्टर होता है लॉर्ड पीटर, क्लिप्ड ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम द हेड ऑफ अ ब्यूटीफुल मेड ऑफ ऑनर नेम्ड अराबेला फार्मर। इसलिए इसका जवाब जो है वो है डी, बेलिंडा इज द फिक्शनलाइज्ड नेम फॉर द पोएम। जो रियल में है वो लॉर्ड पीटरी ने एराबेला फार्मर का लॉक काटा था, उसका हेयर काटा था। जी यशी सिंह जी, गलत हो गया जवाब ना, बेलिंडा नहीं एराबेला फार्मर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सपोज टू बी कंसीट इन मेटाफिजिकल पोएट्री? मेटाफिजिकल पोएट्री में कंसीट किसको कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, द मोस्ट heterogeneous ideas yoked by violence together. B have two similar ideas put forcibly together. C have two dissimilar ideas stated separately. और D have two similar ideas stated together. और 20th का आंसर जो है वो है A। जी मंजू जी, गलत कर गई आप। The most heterogeneous ideas yoked by violence together, ये मेटाफिजिकल कंसीट की ही डेफिनेशन है जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दी थी। राइट कि मेटाफिजिकल पोएट्स क्या करते हैं, टू heterogeneous आइडियाज का मतलब है टू वेरी डिफरेंट आइडियाज आर पुट टुगेदर। और कैसे रखते हैं वो? एमिकेबली नहीं, बाय वायलेंस, फोर्सफुली उसको रख दिया जाता है। उसको कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है मेटाफिजिकल कंसीट। सो इसका आंसर है ए। 21st पर आइए। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश वर ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन बाई। राइट, ये ऐसा क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? ऑप्शंस में एंग्लो सैक्सन, नॉर्डिक ट्राइब्स, फ्रेंच इन्वेडर्स की डच इमिग्रेंट्स। तो जो अर्लियर फॉर्म ऑफ इंग्लिश है जिसको आप ओल्ड इंग्लिश कहते हो, तो ओल्ड इंग्लिश इंट्रोड्यूस किसने किया था? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एक और कौन सा लिटरेचर कहा जाता है? एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। इसलिए इसका जवाब जो है वो एंग्लो सैक्सन है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज नॉट एन 18th सेंचुरी गोथिक नॉवलिस्ट? राइट, 18th सेंचुरी गोथिक नॉवलिस्ट कौन नहीं है इनमें से? ऑप्शंस हैं आपके, होरेस वॉलपोल, लॉरेंस स्टेर्न, एनी राजक्लिफ एंड विलियम गॉडविन। इसमें से 18th सेंचुरी गोथिक नॉवलिस्ट कौन से नहीं है? बताइए आंसर फटाफट।
शाबाश। होरेस वॉलपॉल ने ही गोथिक नॉवेल्स की शुरुआत की थी। लॉरेंस स्टर्न इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन जेफरी चॉसर पर। चॉसर्स बुक द बुक ऑफ डचेस is an elegy for Duchess of Lancaster, Duchess of Yorkshire, Duchess of Leicester या Duchess of Wales। बताइए कि द बुक ऑफ डचेस एक एलिजी है किस पर? बुक ऑफ डचेस, एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि जेफरी चॉसर का वर्क है, और बुक ऑफ डचेस पर दूसरी बात कंफर्म हो गई कि एलिजी है, और तीसरी बात ये पूछ रहा है कि किस पर एलिजी है। राइट, कई एंगल से क्वेश्चंस बनते हैं, और जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो यही कोशिश करता हूं कि जितने एंगल्स हो सकते हैं सबको उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपको बाद में दिक्कत ना हो अगर थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाए तो भी। क्लियर? और इसका जो सही जवाब है वह है डचेस ऑफ लंकास्टर। राइट, इनका फ्रेंड था एक जेफरी चॉसर का, जॉन ऑफ गांट, और उसकी वाइफ की जो है उसकी वाइफ थी डचेस ऑफ लंकास्टर, और उसकी जब डेथ हो गई थी तो उसी पर जो है जेफरी चॉसर ने एलिजी लिखी थी। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ही है, और उस पर एक रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमने आपको कुछ दिन पहले कराया था। पूछा है उसने कि एनाग्नोरिसिस का मतलब क्या होता है ना, एनाग्नोरिसिस का मतलब क्या नहीं होता है ये पूछ लिया है। राइट, द वर्ड एनाग्नोरिसिस यूज्ड बाय एरिस्टोटल डजंट मीन डिस्कवरी, रिकॉग्निशन, नॉलेज, ट्रेजिक फ्लॉ। जी, एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है डिस्कवरी, एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है नॉलेज, एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन, और ट्रेजिक फ्लॉ के लिए जो अरिस्टोटल का वर्ड है वो है हमार्सिया। क्लियर? तो जवाब क्या हो गया इसका? इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन 25-26। इन ड्राइडेंस एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ये क्वेश्चन तैयार रखिएगा कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी किसका एसे है, तो ये ड्राइडेन का है, और ये पहला ऐसा वर्क है जो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म में आता है, और इसी वर्क के वजह से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला था। राइट, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इन्हीं की वजह से बोला था। राइट, किसके वजह से? एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म का एग्जांपल है, जहां पर 4 स्पीकर्स होते हैं एंड दे एक्सप्रेस देयर व्यूज इन फेवर ऑफ डिफरेंट ड्रामाज। एक कैरेक्टर होता है लिसिडस, ही स्पीक्स फॉर फ्रेंच ड्रामा, एक होता है क्राइट्स, ही स्पीक्स फॉर क्लासिकल ड्रामा, और एक होता है क्राइट्स के बाद यूसिनस, ही स्पीक्स फॉर यूरोपियन ड्रामा, सॉरी इंग्लिश यूरोपियन ड्रामा, एंड नियंडर एक कैरेक्टर होता है, ही स्पीक्स फॉर न्यू ड्रामा, ही स्पीक्स फॉर मॉडर्न ड्रामा। राइट, तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है कि ड्राइडन का जो एसे है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसमें राइटर को कौन एक्सप्रेस करता है, तो इसका जो जवाब है 25 का वो है डी, नियंडर। राइट, नियंडर जो है इसका जवाब है, वो नियंडर का मतलब होता है न्यू मैन, और वो न्यू मैन इज ड्राइडन हिमसेल्फ। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, इन विच प्ले डिड जॉनसन एक्सप्लेन हिज थियोरी ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। किस प्ले में
जॉनसन ने अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की थियोरी को एक्सप्लेन किया है? जॉनसन ने किस प्ले में थियोरी ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को एक्सप्लेन किया है? कोई बात नहीं साधना, गलत है तभी सही होगा ना। 26 का जो आंसर है वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। गेट आइडिया पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि स्पेंसिरियन स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं आइएम्बिक पेंटामीटर की? मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा, आप जान रहे हैं। आइएम्बिक पेंटामीटर में, सॉरी, स्पेंसिरियन स्टैंजा में 9 लाइंस होती है। 9 लाइंस में 8 लाइंस आइएम्बिक पेंटामीटर की होती हैं और लास्ट लाइन आइएम्बिक हेक्सामीटर की होती है, जिसको अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। इसलिए 27 का जो जवाब है वो है सी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आइए। 28 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कुछ वर्क्स के ईयर्स दिए हैं और पूछा है कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड है। 4 वर्क्स जो दिए हुए हैं उसमें है द स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें है टॉटल्स मिसालिनी, और उसमें है द शीफर्ड्स कैलेंडो, और एक है उसमें एस्ट्रोफल एंड स्टेला। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड है? शाबाश। 28 का उत्तर एक है। एक बार हेक्सामीटर क्लियर कर दीजिए। हेक्सामीटर को ही अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है, जिसमें 10 फीट ना होकर के 12 फीट होते हैं, उसको अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। Which poet didn't write during the 16th century? 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा राइटर है जो 16th सेंचुरी में नहीं था? ये भी थोड़ा सा टेक्निकल और बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस में दिया है जॉन स्केल्टन, विलियम शेक्सपियर, थॉमस याट एंड थॉमस करे। सबको इसका जवाब पता है। जॉन स्केल्टन वाज ट्यूटर टू किंग हेनरी VIII, और किंग हेनरी VIII became the king of England during the first decade of 16th century, और इसलिए जॉन स्केल्टन उत्तर सही है। नहीं, मतलब उत्तर नहीं सही है। He was the writer of the 16th century. William Shakespeare was born and brought up in 16th century and he started his career in the last decade of 16th century. तो इसलिए विलियम शेक्सपियर भी 16th सेंचुरी के थे। अगला ऑप्शन दिया सर थॉमस याट। सो सर थॉमस याट वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट टू इंग्लैंड फ्रॉम इटली, और वो भी 16th सेंचुरी में। सर थॉमस याट एंड अर्लाब सरे को आप बेहतर जानते हैं। एंड थॉमस करे वाज द राइटर ऑफ द 17th century. He was a Caroline poet. So the correct answer to the question is D. Right? Come to the next question. Question number 30th. Historical events often influence literature.
नो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडंट अकर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। अभी हमने आपको रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में बताया और आपने ड्राइडन की वीडियो भी देखी होगी, तो भी आपको सारी चीजें यहां से आपको क्लियर हुई होंगी। ऑप्शंस में दिया है चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड द एक्सक्लूजन बिल क्राइसिस। इसमें से कौन सी ऐसी इवेंट है जो नहीं हुई थी, कब नहीं हुई थी, जो हैपन नहीं हुई थी 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में या रेस्टोरेशन पीरियड में। बताइए जवाब फटाफट। जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था और रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1600 तक 1700 तक होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहां नहीं होगा। आज लक्ष्मी जी नहीं जुड़ी है क्लास से लग रहा है। ही वॉज नॉट अ रेनेसांस राइटर। चार नाम फिर दिए और पूछा है कि रेनेसांस के राइटर कौन नहीं थे। शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस मैलोरी। तो इसमें जितने नाम दिए हैं वो सारे राइटर्स जो है वो रेनेसांस के ही हैं, बट अगर उत्तर लगाना ही है तो आप थॉमस मैलोरी के साथ जाओगे। उनका वर्क जो था कौन सा, उनका वर्क था मॉर्टे डी अर्थर, और मॉर्टे डी अर्थर जो है उनको प्री एलिजाबेथन एज में रखा जाता है, राइट। प्री एलिजाबेथन एज में उनको रखा जाता है। दो ही वॉज द पार्ट ऑफ रेनेसांस, बट उनको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो प्री रेनेसांस में माने जाते हैं। 15th सेंचुरी में वो राइटिंग कर रहे थे। क्लियर। तो इसका जो सही जवाब है वो है थॉमस मैलोरी। 30 का आंसर बता तो दिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd. Which of the following literary sub periods doesn't fall under the neoclassical period? न्यूक्लासिकल पीरियड में इसमें से कौन सा एज है जो शामिल नहीं किया जाता है? न्यूक्लासिकल एज को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1660 से लेकर के 1700 तक का रेस्टोरेशन पीरियड है। 1700 से लेकर के 1745 तक के एज को ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप कहा जाता है, और 1745 से लेकर के 1798 तक का जो एज है उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है, या उसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है। जैकोबियन एज तो बहुत पहले का एज है, एलिजाबेथन के बाद ही शुरू होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लासिकल पीरियड। इट वाज दो जो है Jacobean age was the part of Renaissance, or neoclassical period starts when the Renaissance concludes in 1660, and Milton is said to be the last child of Renaissance. All right. 33rd. One of these men didn't write during the Restoration period. Who? अब 4 नाम फिर से दिया है और पूछा है इसमें से रेस्टोरेशन पीरियड में कौन नहीं था। ये जवाब अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि वाल्टर स्कॉट जो है ये 19th सेंचुरी के थे, ना कि रेस्टोरेशन पीरियड के, और इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब है वो है वाल्टर स्कॉट। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबा सा क्वेश्चन है। होरेस वॉलपोल के फर्स्ट गोथिक नॉवेल जो है द कासल ऑफ ऑटरेंटो पर, और उस कासल ऑफ ऑटरेंटो पर कुछ लाइंस दी हैं और पूछा है इसमें से
कि कौन सी लाइन होरेस वैलपोल के कासल ऑफ ऑटरेंटो के बारे में है। एंड आई होप यू रिमेंबर द लाइंस। हमने इसकी बात भी किया था अपनी क्लास में जब हमने गोथिक नावल शुरू किया था, तब 18th सेंचुरी नावल में। एंड आई होप यू स्टिल रिमेंबर। पढ़िए ऑप्शन और जवाब बताइए। मैं ही बोलता हूं, कुछ आप भी बोलते रहिए। थर्टी फोर्थ का आंसर बताना है। The castle of Otranto is haunted by the gigantic ghost of Alfonso, who had been murdered and whose realm had been usurped by the grandfather of Manfred, who is the Prince of Otranto in the story. According to a prophecy, the usurper's rule would continue as long as the male line lasted, until the ghost became too large in size to inhabit the castle. The prophecy is fulfilled. Manfred's son is killed mysteriously on the eve of his wedding to the beautiful Isabella, and the ghost has become too big for the castle and throws it down. Manfred mistakenly stabs his own daughter Matilda, who is in love with Theodore, who turns out to be the heir of Alfonso, the rightful ruler. Manfred flies to a monastery and Theodore becomes the ruler of Otranto. The story is placed in the 12th century and its appeal is to the medieval superstition of the supernatural. So this is the storyline of the Castle of Otranto, and on the basis of the storyline you have to give the right answer. और right answer इसमें से क्या है? ऑप्शन बी तो नहीं है, an usurper and a tyrant who kills his own daughter by mistake. इसका उत्तर है बी, सी नहीं है इसका जवाब। अगला क्वेश्चन 35th। Which one of the following plays doesn't use the device of the play within play? प्ले विद इन प्ले किसने यूज नहीं किया है इनमें से? ऑप्शन है हैमलेट, हैमलेट में है ना प्ले विद इन प्ले, विवेन विवेयर विमेन, द स्पेनिश ट्रेजेडी एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इनमें से किसमें प्ले विद इन प्ले नहीं है? बताइए। हैमलेट में प्ले विद इन प्ले है, मिडसमर नाइट ड्रीम में प्ले विद इन प्ले है, स्पेनिश ट्रेजेडी में प्ले विद इन प्ले है, तो किसमें नहीं है? विमेन विवेयर विमेन में। शाबाश स्वाति कश्यप जी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। अभी इसका जवाब आपको बता चुका हूं कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1688 और इसी को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फॉर लव वाज द एडॉप्टेशन ऑफ। ऑल फॉर लव is a heroic tragedy by John Dryden और शेक्सपियर के एक प्ले एंटनी एंड क्लियोपाट्रा को पूरी तरीके से क्या किया था? एडॉप्ट कर लिया था ऑल फॉर लव में जॉन ड्राइडन ने। राइट। एक क्वेश्चन और आपको बता दूं,
कि ऑल फॉर लव की सबटाइटल भी ढूंढ लीजिएगा, आपके पेपर में वो भी पूछा जा सकता है। या ये क्वेश्चन तो 100% कंफर्म है कि ऑल फॉर लव किसका एडॉप्टेशन है, ये आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऑल फॉर लव इज द एडॉप्टेशन ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिएटर्स वर क्लोज्ड इन, थिएटर्स कब क्लोज्ड हुए थे, इसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642, 1642 में थिएटर्स क्लोज्ड हुए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन वर द थिएटर्स क्लोज्ड, थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642। क्यों क्लोज हुए थे? बिकॉज ऑफ द प्योरिटन, बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री रीजंस, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, रिलीजियस रीजंस। और ये ग्राउंड पर जो दिया था ग्राउंड कि क्यों क्लोज हुए थे, इसके लिए कहा गया था कि प्लेस जो है, जो ड्रामाज हैं, दे स्प्रेड ऑब्सिनिटी इन द सोसाइटी एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेसिव ऑब्सिनिटी, थिएटर्स वर क्लोज 1642, 1642 में उनको क्लोज कर दिया गया था। जी रेणु यादव जी, आपका जवाब सही है, वैशाली जी का जवाब गलत हो गया है। खैर, वैशाली जी ने बहुत पुराने क्वेश्चन का जवाब यहां पर दिया है, नए क्वेश्चन का जवाब नहीं। नया क्वेश्चन अगला वाला फिर से देखिए और करेक्ट जवाब दीजिए। तीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला दिए हैं। पहला है उस 4 में कि एनस मिराबिलिस क्या है, और आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द नेम एनस मिराबिलिस। याद है आपको? नहीं याद है तो भी बता दीजिए, और याद है तब तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। जी 39 का जवाब आ गया है, रुझान आने शुरू हुए हैं, और सही और गलत दोनों ही आते हैं, तो दोनों ही आ रहे हैं। 39 का जवाब रवि कवि जी का बिल्कुल गलत है। रविंद्र जी अभी 38 के जवाब पर हैं। एनस मिराबिलिस जो है एक पोयम है जॉन ड्राइडन की, जिसको उन्होंने 1666 में लिखा था, 1666 में लिखा था। एनएस का मतलब होता है ईयर, साल, और मिराबिलिस का मतलब होता है मिराकल। एनएस मिराबिलिस का मतलब होता है ईयर ऑफ मिराकल या वंडरफुल ईयर। हुआ क्या था एक्चुअली, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड डच वॉर, राइट, इन दोनों पर एक ऐसे एक पूरी पोयम लिखी थी ड्राइडन ने, उस पोयम का नाम था एनस मिराबिलिस। क्लियर? तो एनस मिराबिलिस क्या है? एनस मिराबिलिस एक पोयम है। क्लियर? किसकी पोयम है? ड्राइडन की पोयम है। और इसी साल एक और वर्क आया था ड्राइडन का, जिसका नाम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। क्लियर है? 40th पर आ जाइए। मिल्टन रोट हिज पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, किस लिए? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन हटा दीजिए, नन ऑफ द अबव। 3 में से सोच लीजिए कि किसके लिए है। ऑप्शन ए है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ऑप्शन बी है टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और ऑप्शन सी है
to lead men and women into God's ways, the way of salvation through a simple parable with homely characters and exciting events. सर क्लास ले रहा हूं। हाँ जी सर, क्लास ले रहा हूं, अभी कॉल करता हूं 10 मिनट में। ठीक सर। एनएस मिराबलिस के बाद ये क्वेश्चन है, सबको इसका जवाब पता है मंजू को छोड़ करके। देखिए ये 3 जो ऑप्शंस दिए हैं ना, 3 अलग अलग वर्क्स के मोटोस दिए हैं। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का मोटो था। टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, वैसे दोनों लाइन की मीनिंग सेम है, बट एसे ऑन मैन का मोटो था टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, टू लीड मेन एंड विमेन इनटू गॉड्स वे, द वे ऑफ साल्वेशन थ्रू अ सिंगल पैरेबल विद होमली कैरेक्टर्स एंड एक्साइटिंग इवेंट्स, ये जो मोटो है, ये मोटो था जॉन बनियन के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का। राइट, जॉन बनियन के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का ये मोटो था। तो तीनों पॉइंट यहां से जान लीजिए। फिलहाल जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ए, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन वाज द प्राइम मोटो ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ऑलराइट जी रेनू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। द ग्रेस अबाउंडिंग जो है, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स 1666 में, ये एक टाइप की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। तो वो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी किसकी है? वो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, उत्तर पता है ना, बता चुका हूं आपको। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है मिस्टर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के राइटर की। कौन है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के राइटर? इनके बारे में भी आप बात कर रहे थे, जॉन बनियन की। क्लियर? खूब बोर हो रहे हो आप, बस जल्दी ही छोड़ने वाला हूं। The authorized version of Bible was published in, इस पर भी खूब डिस्कशन अभी आपसे कर चुका हूं। The authorized version of Bible पर भी कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बताइए, इस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। The authorized version of Bible was published in 1611, 1611 में ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल पब्लिश हुई थी। जिस पर काम किसने किया था? जिस पर काम करवाया था किंग जेम्स फर्स्ट ने, इसीलिए उसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा जाता है। राइट जी, रनीश मलिक जी, संध्या माथुर, विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी कहाँ गायब थी? मैं कब से आपका वेट कर रहा था, आप तो क्लास छोड़वाने के टाइम पर आई हैं। अरे भाई, फोर्टी थर्ड क्वेश्चन है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एन एसे ऑन मैन, ये किसके वर्क्स हैं? एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, दो क्वेश्चन एक में कर दिया है और इसका जस्ट पहले डिस्कशन भी कर लिया है आपने। ये दोनों किसके वर्क्स हैं? देखिए अलेक्जेंडर पोप के ये दोनों वर्क्स हैं। फिलहाल तो आंसर यही जान लीजिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नहीं है। और अलेक्जेंडर पोप के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसमें द रेप ऑफ द लॉग, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, मोरल एसेज, और उसके अलावा एक लेटर एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्लब के बारे में भी आपको हमने बताया था, जो उस समय क्लब बना था स्क्रिबलर्स क्लब, और ये देख लीजिएगा कि स्क्रिबलर क्लब के मेंबर्स कौन कौन से थे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ईयर वाज थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश्ड? राइट, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कब पब्लिश हुई थी?
टॉमस ग्रे की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, राइट। और इसका जवाब क्या है बताइए। टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाज पब्लिश्ड इन 1751। 1751 में टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश हुई थी। ये किसी एक इंडिविजुअल पर एलिजी नहीं है, बट ये एलिजी ऑन होल है। द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन चर्चयार्ड, और चर्चयार्ड पर जब वो खड़ा होता है देन ही सीज अ नंबर ऑफ ग्रेव्स, और फिर ही बिकम्स अ बिट क्या हो जाता है सैड, और जब सैड हो जाता है देन ही राइट्स द एलिजी, और एलिजी पूरी तरीके से थीम है इसकी वह है मोर्टालिटी, राइट, एंड ट्रांजिएंस। लास्ट क्वेश्चन, which of the following novels is a spoof on Gothic novels? राइट, 4 नॉवेल्स दे हैं और चारों नॉवेल्स किसके हैं? जेन ऑस्टिन के। नॉर्थएंजर एबे, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी। और पूछा है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो गोथिक नॉवेल पर स्पूफ है। स्पूफ का मतलब होता है सटायर। गोथिक नॉवेल को सटराइज करने वाला कौन सा वर्क है, बताइए, जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है नए, और इसका जवाब है ए, नॉर्थएंजर एबी। क्लियर जी साहब ना। आज की क्लास यहीं पर क्लोज होती है। कल जब हम नेक्स्ट डे आएंगे क्वेश्चंस लेकर के, तब हम बात करेंगे किन किन पर। हम बात करेंगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पर, और फिर हम बात करेंगे रोमांटिक पोएट्री पर, रोमांटिक एसेइस्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ऑल द बेस्ट, good luck, stay blessed, stay happy, keep on practicing, and my final advice is keep on watching the videos that are uploaded to your portal। और ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो अभी हमने 2 घंटे की करीब, पौने 2 घंटे की जो क्लास ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप इनको कई बार देखिएगा, यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू, good luck।